हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ थ्योरीज ऑफ क्राइम। एंड हमारा जो लेक्चर है उसका नाम है पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिविस्ट स्कूल, कि पॉजिटिविस्ट स्कूल आया कहाँ से, पॉजिटिविस्ट्स कौन होते हैं, और इसमें साथ साथ मैं कवर करने वाली हूँ इनके मेजर 3 प्रोपाउंडर में से एक प्रोपाउंडर जो कि है सीजर लोम्ब्रोसो। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। पार्ट 2 के अंदर हम बाकी के जो 2 प्रोपाउंडर्स हैं, प्रोपोनेंट्स हैं, एनरिको फेराई एंड राफेल गारोफेलो, वो दोनों पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ हम पढ़ने वाले हैं क्रिटिसिज्म के बारे में। तो पार्ट 2 के अंदर मैं वो कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 1। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी स्वीटी परवीन। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि हु आर पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट होते कौन है? ठीक है, इस लेक्चर को समझने के लिए इजीली मैंने थोड़े से हिंदी के जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको हिंदी में डालने की कोशिश करी है, ताकि जो हिंदी स्ट्रीम से बच्चे हैं वो थोड़ा रिलेट कर पाए। तो सबसे पहले हमारी बात आ जाती है कि पॉजिटिविस्ट होते कौन है, या जिन्हें हम कहते हैं प्रत्यक्षवादी किसे कहते हैं। इससे पहले एक बार हम ये भी देख लेते हैं, पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी को हम हिंदी में सकारात्मक संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले कि पॉजिटिविस्ट या प्रत्यक्षवादी होते कौन है। द टर्म पॉजिटिविज्म हैड इट्स रूट इन द राइटिंग्स ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे 1798 to 1857, who proposed the use of scientific method in the study of society in his work, which is published in 1851, a system of positive polity। ठीक है, तो जो ये पॉजिटिविज्म टर्म आया था वो ऑगस्ट कॉम्टे की राइटिंग्स में हमें देखने को मिलता है, जो कहते हैं कि सोसाइटी में जो भी फिनोमिना हो रहा है वो एक साइंटिफिक मेथड से हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, और इन सब चीजों का जिक्र उन्होंने किसमें किया? 1851 में उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था अ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ठीक है, तो जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिए थे। ठीक है, जिसे हिंदी में 3 चरणों के नियम कहा जाता है। तो बेसिकली ऑगस्ट कॉम्टे का ये कहना था कि जो सोसाइटी है, जो ये टाइम पीरियड चला हुआ आ रहा है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक था थियोलॉजिकल स्टेज। थियो मीन्स रिलीजन। ठीक है, तो थियोलॉजिकल स्टेज को हम रिलीजियस स्टेज भी कहते हैं। सेकेंड वॉज मेटाफिजिकल स्टेज, जिसे आध्यात्मिक चरण कहते हैं। और थर्ड वन वॉज पॉजिटिव स्टेज, या जिसे हम साइंटिफिक स्टेज कहते हैं। तो इन 3 स्टेजेस की बात ऑगस्ट कॉम्टे ने करी, और जो भी लोग ऑगस्ट कॉम्टे की राइटिंग्स को फॉलो करते हैं उन्हें पॉजिटिविस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये समझ लेते हैं कि करके कि ये थियोलॉजिकल स्टेज क्या है, मेटाफिजिकल स्टेज क्या है, पॉजिटिव स्टेज है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं थियोलॉजिकल स्टेज की। थियोलॉजिकल स्टेज मतलब नाम से ही पता चल रहा है, रिलीजियस स्टेज है। यहाँ पर जो लोगों का विश्वास था वो रिलीजियस चीजों के ऊपर ज्यादा था। उनका ये मानना था कि अगर कोई भी फिनोमिना हो रहा है सोसाइटी में तो वो कोई गॉड जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज बारिश नहीं हो रही है तो जो भी रिस्पॉन्सिबल गॉड है उसके लिए उन वो नाराज हैं। ठीक है, तो उसके पीछे क्या है, भगवान को खुश करना पड़ेगा। मतलब बारिश आएगी तो वो भगवान, एक पर्टिकुलर उसके लिए भगवान है, वो बारिश लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर कहीं आग लग जाती है तो उसके लिए फिर उन्होंने बोला कि उसके लिए ये अग्नि देवता जो है रिस्पॉन्सिबल है, हमें अग्नि देवता को प्रसन्न करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से वो रिलीजियस चीजों को जो है, कोई भी फिनोमिना को रिलीजियस चीजों से जोड़ देते थे। ठीक है, दैट वाज थियोलॉजिकल स्टेज। उसके बाद आया मेटाफिजिकल स्टेज, जिसे हम ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि थियोलॉजिकल स्टेज से हमने थोड़ा सा ट्रांजिशन ले लिया, थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हुआ लोगों का, थोड़ा सा चीज़ों में कह सकते हैं इवोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग आया। तो मेटाफिजिकल स्टेज में हम बेसिकली ये बात करते हैं कि यहाँ पर हमने बोला कि कोई एब्स्ट्रैक्ट फोर्स है जो चीज़ों को, किसी भी फिनोमिना को होने में हेल्प कर रही है।
ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एग्जैक्ट गॉड नहीं कहा, बट उन्होंने बोला कि कोई एब्स्ट्रैक्ट फोर्स है। एब्स्ट्रैक्ट फोर्स मतलब जो मेटेरियलिस्टिक नहीं है, जिस जैसे अभी गॉड को जो है हम लोग उनकी मूर्ति बनाते हैं, तो हमें पता है कि गॉड जो है इस तरीके की मूर्ति में है, तो हमारे हमने एक मेटेरियलिस्टिक चीज बना दी उन्हें। ठीक है, मेटाफिजिकल स्टेज में उन्होंने बोला मतलब कंप्लीटली गॉड के ऊपर ना बात रख के उन्होंने बोल दिया कि जो कोई एब्स्ट्रैक्ट फोर्स है वो इसमें इस फिनोमिना को करवा रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पॉजिटिव स्टेज या साइंटिफिक स्टेज, जो कि मेन हमारे पॉजिटिविस्ट स्कूल से रिलेट करता है। पॉजिटिव स्टेज जिसे हम साइंटिफिक स्टेज कहते हैं, वो इसके अंदर हम कोई भी फिनोमिना के पीछे ना एक लॉजिक ढूंढते हैं, एक साइंटिफिक रीजन ढूंढते हैं कि अगर मैंने बोला कि यहाँ इस चीज में आग लग गई है, तो इस आग के पीछे लगने का क्या रीजन है, कि ऑक्सीजन ज्यादा मिल गई है या फिर इस तरीके से, मतलब साइंटिफिक रीजन किसी भी सोशल फिनोमिने का जो साइंटिफिक रीजन है वो हमें पॉजिटिव स्टेज में पता चलता है। तो जो लोग ऑगस्ट कॉम्टे की राइटिंग्स को फॉलो करते हैं उन्हें पॉजिटिविस्ट कहा जाता है। तो ये लेट 19th सेंचुरी में आया था, लेट 19th सेंचुरी में पॉजिटिविस्ट स्कूल आया था। इससे पहले हमने प्री क्लासिकल स्कूल, न्यू क्लासिकल स्कूल ये सारा पढ़ा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना रखी है, हमारा जो प्लेलिस्ट है वो जीरो टू हीरो नाम से है, वहां पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कूल आया पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी वो लेट 19th सेंचुरी में आया, और बेसिकली इसने बात करी कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की क्रिमिनलिटी की, कोई पर्सन क्राइम क्यों कर रहा है उसके पीछे का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कोई पर्सन क्रिमिनल है तो उसका किस बेसिस पर हम उसे क्रिमिनल कह रहे हैं, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पर बहुत एम्फेसिस किया गया इस स्कूल में। साथ के साथ यहाँ पर बात करी गई कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच की, कि किसी एक पर्सन का जो बॉडी की बनावट है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये पर्सन जो है वो क्रिमिनल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच है यहाँ पर। अब इस स्कूल के दो प्रिंसिपल हैं, यानी दो सिद्धांत हैं। पहला कि यहाँ पर ये माना जाता था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो फ्री विल से नहीं बल्कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पर्सन के कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, तो ये वाला पहला बिलीफ था इस स्कूल का। और दूसरा ये बोला गया कि क्रिमिनोलॉजी की स्टडी के लिए यहाँ पर साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज किया गया। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल्स थे मेन इस स्कूल के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस स्कूल को हम इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इस स्कूल के जो मेन तीन प्रोपाउंडर्स थे, सीजर लोम्ब्रोसो, राफेल गैरोफेलो और एनरिको फेराई, ये तीनों ही जो है इटालियन थे, है ना। इसीलिए इस स्कूल को इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। तो अब मैंने आपसे बात करी तीन प्रोपाउंडर्स की, इस स्कूल के जो तीन मेन प्रोपोनेंट्स थे, और यहाँ इस लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ एक सीजर लोम्ब्रोसो के बारे में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट जो है राफेल गैरोफेलो और एनरिको फेराई, वो दोनों मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका डिस्कस या कवर करूंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीजर लोम्ब्रोसो का जो टाइम पीरियड रहा वो 1835 से 1909 तक का रहा। ठीक है, और इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो ही वॉज बॉर्न इन वेरोना, इटली। ठीक है, इटली में उनका जन्म हुआ था। एंड he obtained a medical degree from the University of Pavia in 1858। ठीक है, इन्होंने मेडिकल डिग्री ली यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया से 1858 में। अर्ली पार्ट ऑफ हिज कैरियर was spent as an army physician followed by work in several hospitals for the insane। तो उनके कैरियर के जो शुरुआती दिन थे उसमें उन्होंने आर्मी फिजिशियन के तरह जो है, आर्मी फिजिशियन थे वो, यानी कि आर्मी में एक एज अ फिजिशियन वो काम करते थे। और उसके बाद उन्होंने कुछ हॉस्पिटल्स में काम किया, इनसेन हॉस्पिटल्स, मतलब इनसेन जहाँ पर रहते थे उन हॉस्पिटल्स में उन्होंने काम किया। From 1876 until his death he was a professor at the University of Turin। और 1860
1876 से लेकर जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई तब तक वो यूनिवर्सिटी ऑफ टुरीन में एज अ प्रोफेसर भी उन्होंने काम किया। तो यहाँ पर आप इनके लाइफ हिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि इनकी लाइफ हिस्ट्री से हम रिलेट कर पाएंगे कि इन्होंने ये जो टॉपिक है पॉजिटिविस्ट स्कूल का, इसमें ये फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी क्यों कहलाते हैं। तो इसीलिए इनके लाइफ हिस्ट्री जानना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ से हम रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। इन्हें फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। ये मैं हर बार अपने लेक्चर्स में रिपीट करती हूँ कि अगर आपसे फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी पूछा जाए तो भी सीजर लोम्ब्रोसो होंगे, और अगर आपसे फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी पूछा जाए तो वो भी सीजर लोम्ब्रोसो होंगे। लेकिन अगर आपसे फादर ऑफ क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी पूछा जाए तो वो सीजर बेकेरिया होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि इन्हें फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी कहा जाता था। लेकिन क्यों कहा जाता था, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट वन टू एम्प्लॉय साइंटिफिक मेथड्स, कि इन्होंने जो भी स्टडी करी उसमें ये सबसे पहले इंसान थे जो साइंटिफिक मेथड्स को इन्होंने एम्प्लॉय किया अपनी स्टडी में। Lombroso's scientific work consisted of post-mortem studies of the bodies of executed offenders and deceased criminals। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि लाइफ हिस्ट्री क्यों जानना जरूरी था, क्योंकि एक आर्मी में फिजिशियन थे, तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि ये देखा कि काफी सारे लोगों का जो है ना पोस्टमार्टम किया हुआ था। तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि कुछ तो अलग है, जो नोटोरियस क्रिमिनल्स होते हैं उनके स्कल में और जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है उनके स्कल में डिफरेंस है। तो इनके जो मेनली साइंटिफिक वर्क था उसके अंदर क्या था, पोस्टमार्टम था एग्जीक्यूटेड ऑफेंडर्स का या डिसीज क्रिमिनल्स का। उन्होंने पोस्टमार्टम किया और उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो क्रिमिनल्स हैं वो फिजिकली इंफीरियर हैं देन द नॉर्मल पर्सन। यानी कि अगर नॉर्मल पर्सन का हाइट और स्कल बॉडी फीचर्स ठीक है तो क्रिमिनल्स में कुछ उनसे अलग होगा, और अलग में भी उसने क्या बोला, इंफीरियर होगा। जैसे कि अर्ली मेंस में हुआ करता था, हंच्ड बैग्ड होते हैं, है ना, यानी जैसे कुबड़ जिसे कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से और मतलब वो प्रॉपरली इवॉल्व नहीं हुए हैं। वो लोम्ब्रोसो ने अपने ये इन लोगों का स्टडी किया, डिसीज पर्सन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देखी, पोस्टमार्टम कंडक्ट किया, और फिर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो क्रिमिनल्स हैं वो फिजिकली इंफीरियर हैं नॉर्मल लोगों से। 1893 में लोम्ब्रोसो ने द फीमेल ऑफेंडर बुक पब्लिश करी। ठीक है, और ये बुक उन्होंने अकेले पब्लिश नहीं करी थी, इन्होंने अपने जो सन इन लॉ हैं यानी कि बेटी के जो दामाद हैं उनके साथ मिलकर इस बुक को पब्लिश किया। तो आपसे नेट में भी ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से प्रोपाउंडर हैं जिन्होंने फीमेल ऑफेंडर बुक लिखी, क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने यूजीसी नेट में किसी भी एग्जाम पेपर में मैंने देखा था इस क्वेश्चन को, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इस बुक के अंदर इन्होंने क्या बताया, जैसे कि नाम से, टाइटल से हमें पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर फीमेल ऑफेंडर्स के बारे में बात करी गई है। तो इस बुक के अंदर इन्होंने बताया कि जो क्रिमिनल वुमेन होती हैं वो उनका जो बॉडी के फीचर्स होते हैं वो थोड़े मेस्कुलिन नेचर के होते हैं, यानी थोड़े मर्द जैसे होते हैं। जैसे मर्दों को दाढ़ी मूछ आती है और थोड़ा उनका जो बॉडी बिल्ड होता है वो थोड़ा मर्दाना होता है, तो ये जो वुमेन होती है, जो क्रिमिनल होती है, उनका बॉडी फीचर और फेशियल हेयर्स कुछ इस तरीके से ही आते हैं। उनके बोलने चालने का तरीका, उनके चलने का तरीका वो जो क्या है लड़कों जैसा ही होता है, मेल्स जैसा होता है। तो इसी बुक के अंदर उन्होंने यही सारी बातें कही। फिर आ जाते हैं हम लोम्ब्रोसोस क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। लोम्ब्रोसो ने क्रिमिनल्स को कैटेगराइज किया, तीन क्लासिफिकेशन उन्होंने किया क्रिमिनल्स का। पहला था बॉर्न क्रिमिनल्स या जिन्हें हम एटाविस्ट भी कहते हैं, दूसरा है इंसेन क्रिमिनल्स एंड तीसरा है क्रिमिनलॉइड्स। ठीक है, तो बॉर्न क्रिमिनल्स क्या होते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये बचपन से ही ये लोग क्रिमिनल्स हैं, जेनेटिकली ही ये क्रिमिनल्स हैं। Atavism implies that criminals are physiological throwbacks to early stages of human evolution। और जैसे कि जब ह्यूमन इवॉल्व हो रहे थे
उस टाइम पर जैसे उनका बॉडी स्ट्रक्चर, फेशियल फीचर्स वगैरह हुआ करती थी, एक्टिविज्म का भी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सारा कुछ वही थ्रोबैक जो है उनका टाइम पीरियड वो वैसा ही दिखता है। क्या यानी कि वो नॉर्मल ह्यूमन बींग जैसे नहीं दिखते हैं, उन वो फिजियोलॉजिकली थ्रोबैक है अपने ही अर्ली स्टेजेस के ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन के। एंड ऑल्सो और एक चीज ये कही गई कि जो बॉर्न क्रिमिनल्स हैं वो इनकॉरिजिबल्स हैं। इनकॉरिजिबल्स मतलब जिनको ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसके हिसाब से ये बात कही गई कि जो जैसे बॉर्न क्रिमिनल्स होते हैं उनके वो कुछ नहीं कर सकते, उन पे कंट्रोल ही नहीं होता उनका कि मैं क्राइम करूंगा या नहीं करूंगा, उसका उन पे कंट्रोल ही नहीं है। तो वो जब उनके अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है तो फिर वो अपने आप को ठीक भी नहीं कर सकते, तो वो क्या है, इनकॉरिजिबल्स हैं। और उनके जो स्टार्टिंग के जो भी उन्होंने वर्क किया उसमें उन्होंने ये बोला कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो सारे एटाविस्टिक हैं, वो सारे ही बॉर्न क्रिमिनल्स हैं। लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद उन्होंने ये चीज कही कि बॉर्न क्रिमिनल जो है वो सिर्फ वन थर्ड पार्ट ही जो है वो कवर कर रहे हैं, सिर्फ वन थर्ड हिस्सा ही जो है वो बॉर्न क्रिमिनल्स का है। उसके अलावा टू थर्ड जो पार्ट है क्रिमिनल्स का वो क्रिमिनलॉइड और इंसेन क्रिमिनल्स कवर करते हैं। वन थर्ड आपका हो गया एटाविस्ट और टू थर्ड क्या हो गए, क्रिमिनलॉइड्स एंड इंसेन क्रिमिनल्स। अब हम बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की, दैट इज इंसेन क्रिमिनल्स। इंसेन क्रिमिनल्स में क्या कहा गया कि लोम्ब्रोसो ने बोला कि कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं क्योंकि वो किसी मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं या इंसेनिटी से जूझ रहे हैं तो इसीलिए वो क्राइम कमिट करते हैं। और उन्होंने बोला कि हम उनके इरेटिक बिहेवियर और इमोशनल इंस्टेबिलिटी से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो क्रिमिनल्स हैं वो इंसेन क्रिमिनल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिमिनलॉइड्स की। तो क्रिमिनलॉइड्स क्या होते हैं कि जो अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करते हैं ताकि वो सोसाइटी में सरवाइव कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, और उसको ऐसे लोगों से चिढ़ है जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं, तो वो क्या कर रहा है, उनको मार रहा है। ठीक है, तो अब अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करने के लिए उसने क्या करा, क्राइम कमिट कर दिया। तो ऐसे लोगों को क्रिमिनलॉइड्स की कैटेगरी में रखा गया। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिमिनल्स की, क्योंकि हम इतनी देर से क्रिमिनल्स को कैटेगराइज कर रहे हैं, क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसे फीचर्स हैं, क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक क्रिमिनल के होते हैं अकॉर्डिंग टू लोम्ब्रोसो ऑफ कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो क्रिमिनल का जो स्कल होता है वो नॉर्मल या एवरेज स्कल से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है, किससे, जैसे जिस भी रीजन या जिस भी कंट्री में वो पर्सन रह रहा है उस कंट्री या उस रीजन के जो स्कल्स जनरली जैसे होते हैं उससे, अगर वो क्रिमिनल स्कल, अगर वो पर्सन क्रिमिनल है तो उसका स्कल या तो बड़ा होगा नॉर्मल पर्सन से या फिर छोटा होगा। ठीक है, सेकंड बोला गया कि प्रोमिनेंट फ्रंटल साइनसेस एंड एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ फेमोरल मसल्स। जो फीमर पता है ना आपको, फीमर बोन्स होती हैं, तो एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ फेमोरल मसल्स हो जाती हैं और प्रोमिनेंट फ्रंटल साइनसेस, इस तरीके के फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेसिवली लार्ज जॉज एंड चीक बोन्स, ये भी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिमिनल्स का। इसके अलावा प्रोट्रूडिंग चिन, मतलब जो नीचे का जबड़ा है वो बाहर की तरफ होता है, लार्ज लिप्स, लार्ज अमाउंट ऑफ बॉडी हेयर्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रिमिनल्स के। इसके अलावा उन्होंने ना स्पेसिफाई भी किया कि जो कुछ अलग तरीके के क्रिमिनल्स होते हैं उनकी कुछ अलग खासियत होती है। फॉर एग्जाम्पल जो चोर है उनकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो मर्डरर्स हैं उनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, जो स्विंडलर्स हैं उनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो इन्होंने उसको कैटेगराइज किया। इन्होंने बोला कि अगर जो थीव्स हैं उनका जो नोज होगा वो फ्लैट होगा, ठीक है, जो मर्डरर्स हैं उनकी नोज होगी एक्विलाइन। अब ये यहाँ पे जो मैंने पिक्चर लगा रखी है ये एक्विलाइन नोज का पिक्चर है। आपने देखा होगा जैसे ईगल वगैरह जो कि प्रे, जो अपना शिकार ढूंढते हैं जो बर्ड्स, उनके आपने
बीक्स देखें ईगल का होता है, उस तरीके से ही बीक होता है मर्डरर्स का। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर शो कर दिया है ताकि आप इजीली इस चीज को समझ पाओ। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो रेपिस्ट होते हैं और जो मर्डरर्स होते हैं, उनके लिप्स जो होते हैं वो थोड़ी फ्लैशी होते हैं, थोड़े स्वॉलन होते हैं और बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। और इसके बाद स्विंडलर्स की बात करेंगे। स्विंडलर्स कौन होते हैं? ठग बेसिकली, जो जिनके पतले लिप्स होते हैं, स्ट्रेट लिप्स होते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, क्रिमिनल्स के भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया। नेक्स्ट हम बात कर लेते तो ने एक मेजर कंट्रीब्यूशन क्या दिए। ठीक है, पहला तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने एक बुक लिखी जिसे जिसका इटैलिक नेम है ल्यूमो डेलिंक्वेंटे, और जिसे इंग्लिश में द क्रिमिनल मैन भी कहा जाने लगा। और ये इन्होंने कब करा था पब्लिश? 1876 में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका द फीमेल ऑफेंडर। इन्होंने ये बुक कब पब्लिश करी? 1893 में। और किस चीज के लिए फेमस है ये? कॉन्सेप्ट ऑफ एटाविज्म या बॉर्न क्रिमिनल का जो कॉन्सेप्ट था, ये भी उनका मेजर कंट्रीब्यूशन था, वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इससे रिलेटेड पीडीएफ और स्टडी मटेरियल आपको लगातार मिलते रहें, और वहां पर भी आप में से चिट चैट कर सकते हैं रिलेटेड टू योर स्टडीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।